नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द ट्रांसफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पिछले अध्याय में क्या लिखा है? पिछले अध्याय में हमने एक सरल रेखा में वस्तु की स्थिति, वेग तथा त्वरण के आधार पर वस्तु की गति का वर्णन किया। हमने देखा कि ऐसी गति में कभी एक रूपता होती है तथा कभी नहीं। लेकिन अभी हमने ये चर्चा नहीं की कि गति का कारण क्या होता है। समय के साथ क्या लिखा है? समय के साथ वस्तु की चाल क्यों बदलती है? क्या सभी प्रकार की गतियों का कोई कारण होता है? यदि ऐसा है तो इस कारण का स्वभाव क्या है? इस अध्याय में हम ऐसी सभी जिज्ञासाओं को क्या करेंगे? बुझाएंगे। अब देखते हैं आगे। सदियों से क्या लिखा है? सदियों से गति और इसके कारणों ने वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को उलझा रखा था। फर्श पर रखी एक गेंद को धीमे से ठोकर लगाने पर वह हमेशा के लिए गतिशील नहीं रहती। ऐसी परिस्थितियों से यह पता चलता है कि किसी वस्तु की विराम की अवस्था ही उसकी स्वाभाविक अवस्था है। ऐसी मान्यता तब तक बनी रही जब तक गैलीलियो और आइजैक न्यूटन ने वस्तुओं की गति के बारे में एक पूर्णतः भिन्न संकल्पना प्रस्तुत की। अपने प्रतिदिन के जीवन में हम देखते हैं कि क्या लिखा है? अपने प्रतिदिन के जीवन में हम देखते हैं कि एक स्थिर बिंदु क्या लिखा है? स्थिर वस्तु को गति देने के लिए या गतिशील वस्तु को रोकने के लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ता है। ठीक है, क्या लिखा है कि किसी स्थिर वस्तु को जब कोई वस्तु विराम अवस्था में या रुकी हुई है तो उसको गति देने के लिए हमें गतिशील वस्तु को रोकने के लिए, ठीक, या क्या लिखा है? जैसे विराम अवस्था में कोई वस्तु है उसको गति देने के लिए, ठीक, या किसी गतिशील वस्तु को रोकने के लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ता है। सामान्य भाषा में इसके लिए हमें शारीरिक प्रयास करना पड़ता है तथा हम कहते हैं कि किसी वस्तु को गति की अवस्था में लाने, क्या लिखा है? गति की अवस्था लाने के लिए हमें उसे खींचना, ढकेलना या ठोकर लगाना पड़ता है। खींचने, ढकेलने या ठोकर लगाने की इस क्रिया पर बल की अवधारणा क्या है? आधारित है। अब हम क्या लिखा है? अब हम बल के विषय में विचार करते हैं। यह क्या है? वास्तव में बल को क्या लिखा है? वास्तव में बल को न तो किसी ने देखा है, न चखा है और न ही महसूस किया है। हालांकि बल का प्रभाव क्या लिखा है? हालांकि बल का प्रभाव हम प्रायः देखते हैं या महसूस करते हैं। किसी वस्तु पर बल लगाने पर क्या होता है, यह जानकर हम बल की अवस्था क्या लिखा है? यह जानकर हम बल की व्याख्या कर सकते हैं। वस्तु को खींचना, ढकेलना या ठोकर लगाना, क्या लिखा है? वस्तु को खींचना, ढकेलना या ठोकर लगाना, ये क्रियाएं वस्तु को गति देने की युक्तियां हैं। ठीक, जैसा कि चित्र 8.1 में दिखाया गया है। हमारे द्वारा किसी तरह का बल लगाने पर ही उनमें क्या होती है? गति होती है। देखिए चित्र में दिखाया गया है। इसमें देखिए, ढकेलने पर ट्राली पर क्या लिखा है? ढकेलने पर ट्राली लगाए गए बल की दिशा में गति करता है। चित्र नंबर बी में क्या है? दराज को क्या करता है? खींचा जाता है। दराज को खींचा जाता है। अगले चित्र में देखते हैं, हॉकी स्टिक से गेंद को आगे की ओर ठोकर लगाते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? पिछली कक्षाओं में अर्जित ज्ञान के आधार पर आप इस बात से परिचित हैं कि किसी वस्तु में वेग का परिमाण बदलने, अर्थात वस्तु की गति को तेज या धीमी करने के लिए या उसकी गति की दिशा बदलने के लिए बल का प्रयोग करते हैं। आप यह भी जानते हैं कि किसी बल के प्रयोग द्वारा वस्तु का आकार या आकृति भी बदली जा सकती है। क्या लिखा है? किसी बल के प्रयोग द्वारा वस्तु का आकार या आकृति भी बदली जा सकती है, जैसा कि अभी हम इन दोनों डायग्राम या इन दोनों चित्र में हम लोग देखते हैं। देखिए, स्प्रिंग को दोनों विपरीत दिशाओं में इसको बल लगाकर खींचकर इसको क्या किया जा सकता है? फैलाया जा सकता है। ये कोई गेंद है। गेंद को दोनों तरफ से बल लगाकर इसको अंडाकार भी बनाया जा सकता है। चित्र 8.2a में क्या लिखा है? बल लगाने पर स्प्रिंग क्या होती है? फैलती है। चित्र
8.2 बी में क्या है, बल लगाने पर गोलाकार गेंद अंडाकार हो जाती है। अब देखते हैं हम लोग संतुलित बल और असंतुलित बल। संतुलित बल और असंतुलित बल। देखिए संतुलित बल क्या होता है, जब हम कोई क्या है, मान लीजिए यहाँ पर कोई कोई भी एक वस्तु है, इसको दोनों तरफ से खींचते हैं, इसको दोनों तरफ से खींचते हैं और दोनों तरफ से समान बल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, दोनों तरफ से समान बल लगाते हैं, तो ये वस्तु क्या होता है, स्थिर ही रहता है। यार अर्थात कहने का तात्पर्य है कि दोनों तरफ से समान बल लग रहा है, अर्थात संतुलन है, तो इसी को कहते हैं संतुलित बल। यदि एक तरफ से बल ज्यादा लगता है, इधर से मान लीजिए बल क्या हुआ, ज्यादा लगा और इधर कम लगा, इस साइड कम लगा, तो बल की दिशा में ही गति क्या होगी, ये वस्तु क्या करेगी, गति करेगी। तो ये संतुलित नहीं बल्कि असंतुलित, तो इसी को हम कहते हैं असंतुलित बल। असंतुलित बल के ही द्वारा कोई वस्तु क्या करती है, अपने गति की दिशा को बदलती है या गतिमान होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं इस पॉइंट को। लिखा है चित्र 8.3, चित्र 8.3 में लकड़ी का एक पिंड एक समतल मेज पर रखा है। चित्र में दर्शाए अनुसार दो धागे एक्स और वाई पिंड के विपरीत सिरों से क्या है, जुड़े हैं। अगर हम किसी बल द्वारा धागे एक्स को खींचते हैं तो पिंड दाहिनी ओर खिसकना शुरू करता है। उसी प्रकार अगर हम धागे वाई को खींचते हैं तो पिंड बाईं ओर खिसकना शुरू करता है। लेकिन अगर पिंड को दोनों ओर से समान बल लगाकर खींचा जाता है, देखिए ये पॉइंट देखिए क्या लिखा है, लेकिन पिंड को दोनों ओर से समान बल लगाकर या बल द्वारा खींचा जाता है, तो ऐसी दशा में पिंड गति नहीं करता। इस तरह बलों को हम क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं, तथा यह गति की अवस्था को परिवर्तित नहीं करती है। ठीक है, नहीं करता है। अब एक ऐसी अवस्था की कल्पना करें जिसमें भिन्न परिणाम के दो विपरीत बल पिंड को खींचते हैं। इस अवस्था में पिंड अधिक बल वाली दिशा में खिसकना शुरू करेगा। इस प्रकार दोनों बल क्या है, संतुलित नहीं है और असंतुलित बल पिंड के खिसकने की दिशा में कार्य करता है। इससे यह पता चलता है कि किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसे गति प्रदान करता है। ठीक है, ये देखिए चित्र 8.3 क्या है, लकड़ी के एक पिंड पर लगे बल। ठीक, आगे देखते हैं क्या होता है जब कुछ बच्चे एक बक्से को खुरदरे फर्श पर ढकेलने की कोशिश करते हैं। यदि वे कम बल के साथ बक्से को ढकेलते हैं तो बक्सा नहीं खिसकता है, क्योंकि घर्षण बल ढकेलने की विपरीत दिशा में काम कर रहा है, जैसा कि चित्र 8.4 ए में दर्शाया गया है। यह घर्षण बल दोनों संपर्क सतहों के बीच में उत्पन्न होता है, अर्थात बक्से के नीचे की सतह तथा फर्श की खुरदरी सतह के बीच घर्षण बल होता है। यह घर्षण बल ढकेलने, क्या लिखा है, यह घर्षण बल ढकेलने में लगे बल को संतुलित करता है और यही कारण है कि बक्सा नहीं खिसकता है। चित्र 8.4 बी में बच्चे बक्से को जोर से ढकेलने क्या लिखा है, ढकेलते हैं, लेकिन बक्सा फिर भी नहीं खिसकता है या नहीं आगे बढ़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि घर्षण बल अभी भी ढकेलने वाले बल को संतुलित नहीं कर रहा है, सॉरी क्या लिखा है, संतुलित कर रहा है। अगर बच्चे बक्से को ज्यादा जोर से ढकेलते हैं, क्या लिखा है, अगर बच्चे बक्से को ज्यादा जोर से धकेलते हैं तब धकेलने वाला बल घर्षण बल से अधिक हो जाता है, जैसा कि चित्र 8.4 सी में दिखाया गया। यहाँ असंतुलित बल कार्य करता है, इसलिए बक्सा क्या होता है, खिसकने लगता है। जब हम साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है, पैडल चलाना बंद करने पर साइकिल की गति धीमी होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। साइकिल को गति में रखने के लिए हमें फिर से पैडल चलाना पड़ता है। इस अवस्था में ऐसा प्रतीत होता है कि किसी वस्तु को सतत गतिशील बनाए रखने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता है, तथापि वह बिल्कुल गलत है। कोई वस्तु समान वेग के साथ केवल तभी गतिशील रह सकती है जब उस पर लगने वाला बल, बाह्य तथा घर्षण
संतुलित होते हैं तथा वस्तु पर कोई नेट बाह्य बल कार्य नहीं करता है। अगर किसी वस्तु पर क्या लिखा है, अगर किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो उसके वेग में परिवर्तन या उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। इस प्रकार किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए एक संतुलित बल की आवश्यकता होती है और उसकी गति या गति की दिशा में तब तक परिवर्तन होता रहेगा जब तक यह संतुलित बल कार्य करता रहेगा, जब तक यह संतुलित बल कार्य करता रहेगा। तथापि यह बल हटा लेने पर वस्तु प्राप्त हुए वेग से क्या होती है, गतिमान रहेगी। ठीक है, यह बल हटा लेने पर वस्तु क्या होगी, वस्तु प्राप्त हुए वेग से गतिमान रहेगी। अब हम देखते हैं गति का प्रथम नियम। देखिए गति के प्रथम नियम में क्या है, जब कोई वस्तु है यदि वो गतिमान है, यदि वो गतिशील है या गतिमान है तो वो गतिमान ही रहना चाहेगी, वह गतिशील ही रहना चाहेगी। यदि वो कोई वस्तु क्या है, विराम अवस्था में यहाँ रुकी है तो वह रुकना ही चाहेगी, वह रुकी ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। जब मान लीजिए कोई वस्तु क्या है, गतिमान है, एक नियत वेग से गतिमान है, ठीक है, तो उस पर एक बल कार्य करता है, बाह्य बल कार्य करता है रुकने के लिए। तो ये गतिमान वस्तु उस बल का क्या करेगी, विरोध करेगी। विरोध ही क्या होता है, जड़त्व होता है। ठीक है, कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहना चाहेगी। यदि इस पर कोई बल लगाया जाता है इसको गतिमान करने के लिए तो उस बल का ये क्या करेगी, विरोध करेगी, उसी को हम जड़त्व कहते हैं। इसीलिए गति का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इस पॉइंट को, हम गति का प्रथम नियम। ठीक है, वस्तुओं की क्या लिखा है, वस्तुओं की किसी आनत तल पर गति को देखकर गैलीलियो ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता वस्तुएं एक निश्चित गति से चलती रहती हैं या चलती हैं। उन्होंने देखा कि कांच की गोली आनत तल पर लुढ़कती है तो उसका वेग बढ़ जाता है, जैसा कि चित्र 8.4a में दर्शाया गया है। ठीक है, अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे कि गोली असंतुलित गुरुत्व बल से के कारण नीचे गिरती है। ठीक है, आगे देखते हैं। और नीचे पहुंचते पहुंचते यह एक निश्चित वेग प्राप्त कर लेती है, जैसा अब देखते हैं चित्र 8.5b में दर्शाए अनुसार। जब यह कांच की गोली ऊपर की ओर चढ़ती है तो तब इसका वेग क्या होता है, घटता है। चित्र 8.5c में दोनों ओर से एक आदर्श घर्षण रहित आनत तल पर एक गोली स्थिर है। गैलीलियो ने यह तर्क दिया कि जब गोली को बाईं ओर से छोड़ा जाता है, जब गोली को बाईं ओर से छोड़ा जाता है तब यह ढाल पर नीचे की ओर लुढ़केगी तथा दाईं ओर के आनत तल पर उतनी ही ऊंचाई तक जाएगी जितनी ऊंचाई से उसे छोड़ा गया था। यदि दोनों ओर क्या लिखा है, यदि दोनों ओर के तलों के झुकाव समान है तो, यदि दोनों ओर के तल क्या है, समान है तो गोली उतनी ही दूरी चढ़ेगी जितनी दूरी तक की वह लुढ़की थी। ठीक है, अगर दाईं ओर के आनत तल के कोण को धीरे धीरे कम किया जाए तो गोली को मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए अधिक दूरी तय करनी होगी। अगर इस तल को क्षैतिज कर दिया जाए, अर्थात ढाल को क्या कर दिया जाए, शून्य कर दिया, जैसे ये है, ये कोई ढाल है। यदि हम ढाल को शून्य कर दे, ऐसे फ्लैट कर दे, ढाल रही नहीं गया, ढाल को शून्य कर दे तो वही लिखा है, अर्थात ढाल को शून्य कर दिया जाए तो गोली मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए क्षैतिज तल पर लगातार चलती रहेगी। यहाँ गोली पर लगने वाला असंतुलित बल शून्य है। इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि गोली की गति को बदलने के लिए एक असंतुलित बाह्य बल की आवश्यकता होती है, लेकिन गोली की गति को एक रूप बनाए रखने के लिए किसी नेट बल की क्या होती है, आवश्यकता नहीं होती है। वास्तविक अवस्था में शून्य असंतुलित बाह्य बल प्राप्त करना कठिन है। ऐसा गति की विपरीत दिशा में लगने वाले घर्षण बल के कारण होता है। इस प्रकार व्यवहार में क्या लिखा, इस प्रकार व्यवहार में गोली कुछ दूर चलने के बाद रुक जाती है। घर्षण के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए चिकनी कांच की गोली तथा चिकने समतल का प्रयोग एवं समतल की सतह पर चिकनाई युक्त पदार्थ अर्थात लुब्रिकेंट का लेप किया जाता है। न्यूटन ने बल एवं गति के बारे में गैलीलियो के विचारों को आगे विकसित किया। उन्होंने 3 मौलिक नियमों को प्रस्तुत किया जो किसी वस्तु की गति को वर्णित करते हैं। इन नियमों को न्यूटन के गति के
नियमों के नाम से जाना जाता है। अर्थात क्या लिखा है, गति का प्रथम नियम इस प्रकार है, देखते हैं। गति का प्रथम नियम इस प्रकार है, देखते हैं। प्रत्येक वस्तु, क्या लिखा, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत न हो। दूसरे शब्दों में सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का क्या करती हैं, विरोध करती हैं। गुणात्मक रूप में क्या लिखा है, गुणात्मक रूप में किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। क्या लिखा है, फिर से पढ़ते हैं। देखिए, सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का क्या करती हैं, विरोध करती हैं। ठीक। गुणात्मक रूप में किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। यही कारण है कि गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, आइए हम ये पॉइंट देख लेते हैं। गैलीलियो के बारे में लिया गया है, गैलीलियो गैलीली। ठीक, इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। गैलीलियो गैलीली का जन्म 15 फरवरी सन 1564 में इटली के पीसा शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था, इटली के पीसा शहर में हुआ था। गैलीलियो का बचपन से ही गणित तथा प्राकृतिक दर्शन में रुचि थी, परंतु पिता विनेंजो गैलीली उन्हें एक चिकित्सक बनाना चाहते थे। तदनुसार गैलीलियो ने सन 1581 में चिकित्सा उपाधि के लिए पीसा विश्वविद्यालय में नामांकन लिया। इस पाठ्यक्रम को वे कभी पूरा नहीं कर पाए क्योंकि उनकी वास्तविक रुचि किसमें थी, गणित में थी। सन 1586 में उन्होंने अपनी प्रथम वैज्ञानिक पुस्तक द लिटिल बैलेंस, कौन सी पुस्तक, द लिटिल बैलेंस द वैलेंसिटा लिखी, जिसमें उन्होंने एक तुला द्वारा पदार्थों के आपेक्षिक घनत्व अथवा विशिष्ट गुरुत्व प्राप्त करने की आर्किमिडीज की विधि का वर्णन किया। सन 1589 में उन्होंने अपनी निबंध श्रेणी डीमॉट, क्या लिखा, डीमॉट में नत समतल के प्रयोग से किसी गिरती हुई वस्तु के गिरने की दर कम होने संबंधी अपने सिद्धांत को क्या किया, प्रस्तुत किया। अब देखते हैं आगे। सन 1592 में उन्होंने वेनिस गणराज्य के पाडुआ विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर पद पर नियुक्त किया गया। क्या किया, किसमें, पाडुआ विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर पद पर नियुक्त किया गया था। यहाँ भी उन्होंने लगातार गतिज सिद्धांतों पर परीक्षण किया। उन्होंने नत समतल तथा लोलक संबंधी अपने अध्ययन द्वारा नियत त्वरण से गतिशील वस्तुओं से संबंधित परिष्कृत नियम प्रतिपादित किया। गैलीलियो एक कुशल शिल्पकार भी थे। उन्होंने विभिन्न प्रकार के दूरदर्शियों की श्रेणी विकसित की, जिनकी प्रकाशिक दक्षता उस समय उपलब्ध दूरदर्शियों से काफी उत्तम थी। सन 1640 के आसपास उन्होंने प्रथम लोलक घड़ी की संरचना की। उनके खगोलीय आविष्कारों की एक पुस्तक स्टारी मैसेंजर में गैलीलियो ने चंद्रमा पर पहाड़ों, छोटे छोटे सितारों से मिलकर बनी आकाशगंगा तथा बृहस्पति ग्रह के परितः 4 छोटे पिंडों को घूमते हुए देखने का दावा किया। उन्होंने अपनी पुस्तकों डिस्कोर्स ऑन फ्लोटिंग बॉडीज तथा लेटर्स ऑन द सन स्पॉट में सूर्य पर उपस्थित धब्बा के संदर्भ में अपने प्रेक्षणों का रहस्योद्घाटन किया। अपने स्वयं के द्वारा निर्मित दूरदर्शियों के प्रयोग द्वारा शनि तथा शुक्र ग्रह के निरीक्षण से गैलीलियो ने यह तर्क दिया कि सभी ग्रह सूर्य के परितः ही कच्छी गति से, क्या लिखा, कच्छी गति करते हैं, न कि पृथ्वी के परितः। यह विचार उस समय प्रचलित विचारधारा के क्या थी, विपरीत था। ठीक है, आगे देखते हैं। यहां से किसी मोटर गाड़ी, क्या लिखा है, किसी मोटर गाड़ी में यात्रा करते समय होने वाले अनुभवों की व्याख्या जड़त्व के नियम द्वारा की जा सकती है। ठीक है, सीट के सापेक्ष हम तब तक विरामावस्था में रहें जब तक कि मोटर गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक न लगाई जाए। ब्रेक लगाए जाने पर गाड़ी के साथ सीट भी विरामावस्था में आ जाती है, परंतु हमारा शरीर जड़त्व के कारण गतिज अवस्था में ही बने रहने की प्रवृत्ति रखता है। अचानक ब्रेक लगाने पर सीट के आगे लगे पैनल से टकराकर हम घायल भी हो सकते हैं। इस तरह दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा बेल्ट का उपयोग किया जाता है। ये सुरक्षा बेल्ट हमारे आगे बढ़ने की गति को क्या करता है, धीमा करती है। इसके विपरीत
इसके विपरीत अनुभव हमें तब होता है जब हम मोटर बस में खड़े होते हैं एवं मोटर बस अचानक चल पड़ती है। इस स्थिति में हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोटर बस के अचानक गति में, क्या लिखा, मोटर बस के अचानक गति में आ जाने से हमारा पैर जो मोटर बस के फर्श के संपर्क में रहता है गति में आ जाता है, परंतु हमारा शरीर, जो हमारा शरीर होता है, शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण इस गति का क्या करता है, विरोध करता है। जब कोई मोटर कार तीव्र गति के साथ किसी तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हम क्या करते हैं, एक ओर झुकने लगते हैं। इसे भी जड़त्व के नियम से समझा जा सकता है। हमारा शरीर अपनी एक सरल रेखी गति के, क्या लिखा है, हमारा शरीर अपनी एक सरल रेखी गति को बनाए रखना चाहती है। तब मोटर कार की दिशा को बदलने के लिए इंजन द्वारा एक असंतुलित बल लगाया जाता है। तब हम अपने शरीर के जड़त्व के, क्या लिखा है, तब हम अपने शरीर के जड़त्व के कारण सीट पर एक ओर क्या होते हैं, झुक जाते हैं। एक वस्तु तब तक अपनी विरामावस्था में रहेगी, क्या लिखा है, एक वस्तु तब तक विरामावस्था में रहती है या अपनी विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल नहीं लगा है। इसे निम्न गतिविधियों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं, क्रियाकलाप हम लोग देखते हैं और इसको समझते हैं। देखते हैं क्रियाकलाप, देखते हैं हम लोग। क्या लिखा, चित्र 8.6 में दर्शाए अनुसार एक ही तरफ, क्या लिखा है, चित्र 8.6 में दर्शाए अनुसार एक ही तरह की कैरम की गोटियों का एक के ऊपर एक रखकर, क्या लिखा है, ढेरी बनाए। क्या लिखा है, फिर से पढ़ते हैं। चित्र 8.6 में दर्शाए अनुसार एक ही तरह की कैरम की गोटियों को एक के ऊपर एक रखकर ढेरी बनाए। देखते हैं, ये देखिए चित्र 8.6 है। यहाँ पर क्या लिखा है, अब क्या लिखा है, एक अन्य गोटी या स्ट्राइकर को अपनी उंगली से तीव्रता से क्षैतिज झटका देकर ढेरी की सबसे नीचे वाली गोटी पर टकराइए। यदि आप गोटी को पर्याप्त तीव्रता से टकराते हैं तो आप देखेंगे कि केवल नीचे वाली गोटी ही शीघ्रता से ढेरी से बाहर आती है। नीचे वाली गोटी के बाहर आ जाने के बाद शेष गोटियां अपने जड़त्व के कारण लंबवत दिशा में नीचे की ओर गिर जाती हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्रियाकलाप 8.2 देखते हैं। कांच के एक गिलास, क्या लिखा है, कांच के एक खाली गिलास के ऊपर एक कड़े ताश का पत्ता रखो। अब चित्र 8.7 में दर्शाए अनुसार पत्ते के ऊपर 5 रुपए का एक सिक्का रखें। पत्ते को अंगुलियों से तीव्र क्षैतिज झटका दें। आप पाएंगे कि पत्ता आगे खिसक जाता है तथा सिक्का अपने जड़त्व के कारण नीचे की ओर गिलास में गिर जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पत्ते के हटने के बाद भी सिक्का अपनी विरामावस्था को बनाए रखता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब हम अगली हेडिंग पढ़ते हैं, जड़त्व तथा द्रव्यमान। क्या है, जड़त्व तथा द्रव्यमान। अभी तक दिए सभी उदाहरणों और गतिविधियों से ज्ञात होता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। चाहे वह विरामावस्था में हो या गतिशील, वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। वस्तु का यह गुण उसका जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। क्या सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है, तो ऐसा नहीं होता है। सभी वस्तुओं का जड़त्व अपना अपना क्या अलग होता है। कैसा होता है, अलग अलग होता है। वही देखते हैं, क्या सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है। हम जानते हैं कि पुस्तकों से भरे बक्से को धक्का देने की अपेक्षा खाली बक्से को धक्का देना क्या होता है, आसान होता है। उसी प्रकार हम एक फुटबॉल को किक लगाते हैं तो वह दूर चली जाती है, जबकि अगर हम उतने ही बल से किसी उतने ही बड़े पत्थर पर किक लगाए तो हो सकता है कि वह खिसके भी नहीं, और हो सकता है कि ऐसा करते समय हमें चोट लग जाए। क्रियाकलाप 8.2 में हम 5 रुपए के सिक्के के स्थान पर यदि कम द्रव्यमान के, क्या लिखा है, 5 सिक्के के स्थान पर यदि हम कम द्रव्यमान के सिक्के का प्रयोग करते तो हम पाते हैं कि उसी क्रिया को करने में हमें कम बल की आवश्यकता होती है। एक ठेला गाड़ी को चलाने के लिए जितने बल की आवश्यकता होती है उतना बल यदि किसी रेलगाड़ी पर लगाया जाए तो उसकी गति में 9 के बराबर परिवर्तन होगा, क्योंकि ठेला गाड़ी की तुलना में रेलगाड़ी अपनी गति में कम परिवर्तन चाहती है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि रेलगाड़ी का जड़त्व ठेला गाड़ी से क्या है,
अधिक है, इससे स्पष्ट होता है कि भारी वस्तुओं का जड़त्व क्या होता है, अधिक होता है। मात्रात्मक रूप से किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान से मापा जाता है। अतः हम जड़त्व और द्रव्यमान को निम्न रूप से परिभाषित करते हैं या निम्न रूप में परिभाषित करते हैं। किसी भी वस्तु का जड़त्व, क्या लिखा है, किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। फिर से पढ़ते हैं, किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। इस प्रकार किसी वस्तु का क्या करती है, विरोध करता है। इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की क्या है, माप है। अब हम देखते हैं गति का द्वितीय नियम। गति का द्वितीय नियम देखते हैं। गति का प्रथम नियम यह बताता है कि जब कोई असंतुलित बाह्य बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसके वेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है, अर्थात वस्तु त्वरण प्राप्त करती है। अब हम देखेंगे कि किसी वस्तु का त्वरण उस पर लगाए गए बल पर कैसे निर्भर करता है तथा उस बल को हम कैसे मापते हैं। आइए कुछ दैनिक अनुभवों का अध्ययन करें। टेबल टेनिस खेलने के दौरान यदि गेंद किसी खिलाड़ी के शरीर से टकराती है तो वह घायल नहीं होता। गति से, क्या लिखा है, गति से आती हुई क्रिकेट की गेंद किसी दर्शक को लगने के बाद उसे घायल कर सकती है। सड़क के किनारे खड़े किसी ट्रक से कोई दुर्घटना नहीं होती, परंतु 5 मीटर पर सेकंड जैसी कम गति से चलते हुए ट्रक से टक्कर रास्ते में खड़े किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है। एक छोटे द्रव्यमान की वस्तु जैसे गोली को अगर बंदूक से तीव्र वेग से छोड़ा जाए तो वह भी किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है। इससे पता चलता है कि क्या लिखा है, इससे पता चलता है कि वस्तु के द्वारा उत्पन्न प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग पर निर्भर करता है। इसी प्रकार यदि किसी वस्तु को त्वरित किया जाता है तो अधिक वेग क्या होता है, इसी प्रकार यदि किसी वस्तु को त्वरित किया जाता है तो अधिक वेग प्राप्त करने के लिए अधिक बल की क्या होती है, आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग से संबंधित एक महत्वपूर्ण राशि होती है संवेग नामक इस राशि को न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। किसी वस्तु का संवेग p उसके द्रव्यमान m वेग v के गुणनफल के बराबर होता है या गुणनफल से परिभाषित किया जाता है। यह p बराबर m इंटू v, ठीक है। संवेग के परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। इसकी दिशा वही होती है जो वेग v की दिशा होती है। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड या केजी मीटर सेकेंड इनवर्स होता है। क्योंकि किसी असंतुलित बल के प्रयोग से उस वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि बल ही संवेग को भी परिवर्तित करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक ऐसी अवस्था के बारे में विचार करें जिसमें खराब बैटरी वाली एक कार को सीधी सड़क पर 1 मीटर पर सेकंड की गति प्रदान करने के लिए धक्का दिया जाता है, जो कि उसके इंजन को स्टार्ट करने के लिए पर्याप्त है। यदि एक या दो व्यक्ति इसे अचानक धक्का देते हैं तो भी यह स्टार्ट नहीं होती है, लेकिन कुछ समय तक लगातार धक्का देने से कार उस गति पर आ जाती है। इससे स्पष्ट है कि कार के संवेग में परिवर्तन केवल बल के परिमाण से नहीं होता है, बल्कि उस समय से है, क्या लिखा है, बल्कि उस समय से है जितने समय तक उस पर बल लगाया जाता है। इससे यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन लाने में लगने वाला बल उसकी समय पर या समय दर पर निर्भर करता है। फिर से पढ़ते हैं, क्या लिखा है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन लाने में लगने वाला बल उसकी उस समय दर पर भी निर्भर करता है जिसमें कि संवेग परिवर्तन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। गति का द्वितीय नियम यह बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के क्या होता है, समानुपातिक होता है। अब गति के द्वितीय नियम का हम गणना देख लेते हैं।
माना कि क्या लिखा है, माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु स्मॉल u प्रारंभिक वेग से सीधी रेखा में चल रही है। t समय तक एक निश्चित बल पर, क्या लिखा है, t समय तक एक निश्चित बल F लगाने पर उस वस्तु का वेग क्या हो जाता है, स्मॉल v हो जाता है। ठीक है, तब इसका प्रारंभिक और अंतिम संवेग क्रमशः p1 बराबर m इंटू स्मॉल u, p2 बराबर m इंटू वी होंगे। ठीक, देखिए u क्या है, यहाँ पर इनिशियल वेग अर्थात प्रारंभिक वेग है, स्मॉल v क्या है, ये अंतिम वेग है अर्थात फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, आगे देखते हैं अब संवेग परिवर्तन की दर p2 माइनस p1 होगा। ठीक है, इसको p2 का मान कितना दिया है, ये दिया है m इंटू वी, p1 दिया है m इंटू यू, दोनों को सॉल्व करते हैं तो संवेग परिवर्तन की दर क्या आती है, ये आती है। ठीक है, अर्थात लगाया गया बल F बराबर या F समानुपाती m इंटू वी माइनस यू अपन टी। ठीक है, जब ये समानुपातिक का निशान हटाते हैं तो F बराबर के एम इंटू वी माइनस यू अपन टी आता है, अर्थात F बराबर के एम इंटू ए। ठीक है, अब देखते हैं जहां ए बराबर क्या है, जहां ए बराबर क्या है, वी अपन वी माइनस यू अपन टी है, वेग परिवर्तन की दर अर्थात क्या है, त्वरण है। स्मॉल ए क्या है, स्मॉल ए क्या है, वेग परिवर्तन में क्या लिखा है, वेग में परिवर्तन की दर अर्थात क्या है, त्वरण है। के, जो के दिया है, के एक कांस्टेंट है अर्थात आनुपातिक स्थिरांक है। द्रव्यमान और त्वरण के एसआई मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी है, किलोग्राम, और त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अर्थात मीटर सेकेंड की पावर -2। हम बल का मात्रक इस प्रकार लेते हैं कि स्थिरांक के का मान 1 हो जाता है। इस प्रकार बल को उस मात्रा के रूप में परिभाषित करते हैं, 1 केजी द्रव्यमान वाले किसी वस्तु में 1 मीटर सेकेंड की घात -2 का त्वरण उत्पन्न करती है, अर्थात इसको देखिए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कह सकते हैं करती, अर्थात एक इकाई बल के एक के ए1 जी जो भी है ये मान देख लीजिए। ठीक, इस प्रकार के का मान क्या लिखा है, देखिए अर्थात एक इकाई बल अर्थात एक बल F बराबर के 1 ग्राम जो हमने यहाँ लिया, ठीक, और ये त्वरण लिया मैंने 1 मीटर स्क्वायर, इस प्रकार के का मान 1 हो जाता है समीकरण 8.3 से। फिर F बराबर कितना हो जाता है, m इंटू ए हो जाता है। ठीक है, बल का मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, क्या लिखा है, बल का मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसे न्यूटन आइजैक न्यूटन के नाम पर रखा गया, या इसको न्यूटन भी कहते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन भी है। ठीक, जिसे कैपिटल N द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। गति के द्वितीय नियम से हम किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने की विधि मिलती है। ठीक है, गति के द्वितीय नियम से हमें क्या मिलता है, हमें किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने की विधि मिलती है। बल को उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं गति के द्वितीय नियम का प्रयोग, क्या लिखा है, गति के द्वितीय नियम का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में प्रायः देखते हैं। क्या आपने क्रिकेट मैच के दौरान मैदान में क्षेत्र रक्षक को तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ को पीछे की ओर खींचते देखा है? इस प्रकार से क्षेत्र रक्षक गेंद के वेग को शून्य करने में अधिक समय लगाता है। इस प्रकार गेंद में संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है। इस कारण क्या लिखा है, इस कारण तेज गति से आ रही गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है। अगर गेंद को अचानक रोका जाता है तो तीव्र गति से आ रही गेंद का वेग बहुत कम समय में शून्य हो जाता है या शून्य होता है, अर्थात गेंद के संवेग में परिवर्तन की दर अधिक होगी। इसलिए कैच लपकने में अधिक बल लगाना होगा, जिससे हो सकता है कि खिलाड़ी की हथेली में क्या हो, चोट लग जाए, क्या हो जाए, चोट लग जाए। क्या लिखा है, ऊंची कूद वाले मैदान में खिलाड़ियों को कुशल या बालू पर कूदना होता है। क्या लिखा है, ऊंची कूद वाले मैदान में खिलाड़ियों को कुशन या बालू पर कूदना होता है। ऐसा खिलाड़ियों को छलांग लगाने के बाद गिरने के समय को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस स्थिति में संवेग में परिवर्तन की दर कम होती है। सोचो कि कैसे कराटे का, इसको छोड़िए, आगे देखते हैं।
यहाँ देखते हैं गति के द्वितीय नियम के गणितीय सूत्र समीकरण 8.4 के उपयोग से गति के प्रथम नियम को गणितीय रूप में प्रदान या प्राप्त किया जा सकता है। जैसे F बराबर क्या दिया m इंटू ए, ठीक है। जब सॉल्व करते हैं तो ये आता है, अर्थात इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं F बराबर m v माइनस u अपॉन t, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर जब f बराबर 0 हो तो किसी भी समय t पर v बराबर u, इसका अर्थ यह है कि वस्तु समान वेग u से चलती रहेगी। यदि u शून्य है तो v भी क्या होगा, शून्य होगा, अर्थात वस्तु क्या होगी, विरामावस्था में होगी। जैसे कहा गया इसमें स्मॉल u शून्य है, ठीक है, स्मॉल u शून्य है, इसका मतलब यह है कि यह स्मॉल u क्या प्रारंभिक वेग है, इनिशियल वेग है, शून्य है, कहने का मतलब वस्तु क्या है, विरामावस्था में है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आइए क्या लिखा, एक 5 kg द्रव्यमान वाली वस्तु, एक 5 kg द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत होता है। यह वस्तु के वेग को 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर पर सेकंड कर देता है। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें। बल की हमें क्या करना है, मात्रा ज्ञात करना है। यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। देखिए पहली स्थिति में क्या पूछ रहा है कि वस्तु पर लगाए गए बल की मात्रा पूछ रहा है, ठीक है। देखिए पहली स्थिति में क्या दिया है, m बराबर हमको दिया है। देखिए फार्मूला हमारा क्या होगा, F बराबर, ठीक है, m, फिर से देखते हैं इसको ऐसे, देखिए फार्मूला हमारा क्या होगा, F बराबर m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। जिसमें देखिए m बराबर हमारा दिया 5, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी दी है, 3 मीटर सेकेंड, ठीक, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है 3, और फाइनल वेलोसिटी कितनी दी है 7, तो 7 माइनस 3 अपॉन टाइम कितना दिया है 2 सेकेंड के लिए, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 10 न्यूटन वैल्यू आती है, अर्थात 5 सेकेंड क्या लिखा है, अर्थात बल जो है वस्तु पर आरोपित बल कितना हुआ 10 न्यूटन का, कितना हुआ 10 न्यूटन का। अब क्या दिया है कि इसी क्या है वस्तु को 5 सेकेंड के लिए आरोपित किया जाए, इस बल को 10 न्यूटन बल को 5 सेकेंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। अब देखते हैं फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं, अंतिम वेग क्या होगा। तो हमारा फार्मूला क्या था, F, ठीक है, m v माइनस यू, ठीक है, और t, ठीक है, सबका मान रखेंगे। यहाँ u बराबर हमारा क्या था, स्मॉल f बराबर हमारा कितना आया 10, ठीक है, m कितना हमारा है 5, ठीक है, m कितना है 5, u v हमारा निकालना है माइनस u क्या है, फिर से इसको देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, देखिए f हमारा कितना है 10 न्यूटन है, ठीक है, m 5 kg, फाइनल वेलोसिटी u क्या है, फाइनल वेलोसिटी v हमको निकालना है, u कितना है हमारा 3 है अपॉन 5, ठीक है, ये वैल्यू है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 13 मीटर प्रति सेकेंड ये वैल्यू आएगी, ठीक है, ये वैल्यू आएगी, अर्थात फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी आई 13 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आगे देखते हैं, ये देखिए 13 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल क्या है, देखिए किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। देखिए दो वैल्यू दिया है, जैसे दो वैल्यू दिया है, क्या दिया है, 2 kg द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 5 मीटर पर सेकेंड की दर से त्वरित करने में, ठीक है, या 4 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में, अर्थात किसमें अधिक बल लगेगी। दो स्थितियां, देखिए पहले स्थिति में हम निकालते हैं, देखिए पहले स्थिति में हम F1 निकालेंगे, दूसरी स्थिति में हम F2 निकालेंगे। देखिए
F1 में क्या होगा, M1 A1 होगा, ठीक है। तो क्या दिया है, M1 कितना दिया 2 kg, ठीक है, और इसमें त्वरण कितना दिया है 5, ए बराबर कितना दिया 5 दिया है, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा 10, अर्थात पहली स्थिति में कितना आया 10 न्यूटन आया, ठीक। अब F2 हम देखते हैं दूसरी स्थिति में, M2 हमारा कितना दिया है, M2 4 kg दिया है, ठीक है, 4 kg, और त्वरण दिया हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अर्थात ये 8 न्यूटन, F2 बराबर 8 न्यूटन वैल्यू आ गए। तो इसमें देखिए पहले स्थिति में 10 न्यूटन आया, दूसरी स्थिति में 8 न्यूटन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 2 kg द्रव्यमान की वस्तु को, 2 kg वाले द्रव्यमान की वस्तु को 5 मीटर पर सेकेंड की दर से त्वरित करने में अधिक बल की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये हो गया। ये देखिए सॉल्व करने पर पहली स्थिति में कितना 10 न्यूटन आया, दूसरी स्थिति में 8 न्यूटन, ठीक है। अब क्या लिखा, 2 kg द्रव्यमान की वस्तु को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में अधिक बल की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक कार, क्या लिखा है, एक कार 108 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चल रही है और ब्रेक लगाने के बाद यह रुकने में 4 सेकेंड समय लगता है। देखिए चल कितने वेग से चल रही है, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, प्रति आवर्स के चाल से, अर्थात ये इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल यू दिया है, ठीक। 4 सेकेंड बाद, अर्थात टी दिया है 4 सेकेंड, 4 सेकेंड बाद समय लेती है, 4 सेकेंड बाद क्या होती है, रुक जाती है, अर्थात फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक। पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना करना है। जब ब्रेक लगाते हैं तो कार क्या होती है, रुक जाती है, ठीक। तो कितना बल हम लगाते हैं कि कार क्या होती है, रुक जाती है, और कार का यात्रियों सहित कार का वेट हमारा कितना दिया है, m बराबर 1000 किलोग्राम, ठीक है। m बराबर हमारा 1000 किलोग्राम दिया है, फाइनल वेलोसिटी हमारा दिया है 0, समय t बराबर दिया है 4 सेकेंड, और स्मॉल u बराबर दिया है 108 किलोमीटर प्रति आवर्स। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फार्मूला हमारा क्या है, पहले तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी जो है u बराबर दिया है 108 किलोमीटर प्रति आवर्स, तो इसको हम मीटर पर सेकेंड में बदल देते हैं, तो 1000 गुणे घंटे में है तो 60 गुणे 60, इसको जब हम 60 गुणे 60, जब इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद हमारा आता है स्मॉल u बराबर 30 मीटर प्रति सेकेंड, ये हमारा स्मॉल u आ गया, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी हमारे क्वेश्चन में कितना आ गया है, 0 है, ठीक। समय कितना t है, m कितना दिया है, द्रव्यमान दिया है 1000 kg। अब हम फार्मूला रखते हैं, अर्थात सूत्र में हम रखते हैं, तो सूत्र हमारा फार्मूला जो होता है एफ टी बराबर m v माइनस u, ठीक है। f हमको क्या करना है, निकालना है, ठीक, ठीक है। f बराबर निकालना है, m हमारा कितना दिया 1000, ठीक है, v हमारा 0 है, u हमारा कितना है 30 आया है, और t कितना हमारा है, t है 4 सेकेंड, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 250 से कटेगा, ठीक है। जब 250 का 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 250 का ये आया 250, 0 माइनस 3, ये हमारा आया है, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा f बराबर माइनस का, f बराबर माइनस का 7500 न्यूटन, ये हमारी वैल्यू है। अब देखिए माइनस का है, अर्थात ऋणात्मक वैल्यू आई है। देखिए कोई वस्तु गति कर रही थी, उसको ऐसा ब्रेक लगाया गया कि वो रुक गई, विरामावस्था में आ गई, अर्थात उसकी गति का क्या किया गया, विरोध किया गया। जब विरोध किया गया तो वो विरामावस्था में आ गई, ठीक। तो वही अब देखते हैं कि ये माइनस 7500 अर्थात ऋणात्मक वैल्यू क्यों आई, क्या लिखा है यहाँ देखिए, देखिए ये आया वैल्यू माइनस 7500 न्यूटन, ठीक। ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है, ऋणात्मक चिन्ह
दर्शाता है कि ब्रेक के द्वारा लगाया गया बल गाड़ी की गति के विपरीत दिशा में आरोपित है। यह ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम। अब हम देखते हैं गति का तृतीय नियम। गति का तृतीय नियम देखते हैं। देखिए, गति का तृतीय नियम को हम एक्शन रिएक्शन लॉ कहते हैं। एक्शन रिएक्शन अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। जैसे कहने का तात्पर्य है, जैसे मैंने किसी दीवार पे, ये कोई दीवार है, ये कोई दीवार है, मैंने दीवार पे कोई घूसा मारा या मुक्का मारा मैंने, तो दीवार पर जितना चोट किया मैंने उतना ही चोट मेरे हाथों पे लगा। ठीक है, जितना फोर्स से मैंने दीवार को झटका मारा या चोट मारा उतना ही चोट मेरे हाथों में ही लगा, इसीलिए मुझे दर्द का एहसास हुआ। अर्थात मैंने कोई क्रिया किया, किस पे किया? दीवार पे मैंने क्रिया किया, दीवार ने भी क्रिया किया, वो क्या किया? प्रतिक्रिया किया। किस पर? मेरे हाथों पे। यही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। गति का तृतीय नियम इसी पर आधारित है। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, पहले दोनों गति के नियमों से हमें ज्ञात होता है कि कोई प्रयुक्त, क्या लिखा है, कोई प्रयुक्त बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है तथा इनमें हमें बल को मापने की विधि भी प्राप्त होती है। गति के तीसरे नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगाया जाता है। ये दोनों बल परिणाम में सदैव समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। ठीक है, इसका तात्पर्य यह है कि बल सदैव युगल रूप में होते हैं। ये बल कभी एक वस्तु पर कार्य नहीं करते बल्कि दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। फुटबॉल के खेल में प्रायः हम गेंद को तेज गति से किक मारने के, क्या लिखा है, किक मारने के क्रम में विपक्षी टीम के खिलाड़ी से टकरा जाते हैं। इस क्रम में दोनों खिलाड़ी एक दूसरे पर बल लगाते हैं, अतएव दोनों ही खिलाड़ी चोटिल हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में किसी एकल बल का अस्तित्व नहीं होता है। ये सदैव बल्कि ये सदैव युगल रूप में होते हैं। इन दोनों विरोधी बलों को क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल कहा जाता है। माना कि दो स्प्रिंग तुलाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं, जैसा कि चित्र 8.10 में दर्शाया गया है। तुला बी का स्थिर सिरा दीवार से जुड़ा है। जब तुला ए के मुक्त सिरे पर बल लगाया जाता है तब हम पाते हैं कि दोनों तुलाएं एक ही मान दर्शाती हैं। ठीक, अर्थात तुला ए द्वारा तुला बी पर प्रयुक्त बल तुला बी के द्वारा तुला ए पर लगाए गए बल के परिणाम के क्या है? समान है। परंतु इन दोनों बलों की दिशाएं परस्पर विपरीत हैं। इन दोनों बलों में से कोई एक बल क्रिया और दूसरा बल प्रतिक्रिया कहलाता है। अतः गति के तृतीय नियम को इस प्रकार भी व्यक्त किया जाता है, किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यद्यपि यह अवश्य याद रखना चाहिए कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पर एक साथ कार्य करते हैं। आगे देखते हैं, ये देखिए चित्र 8.10, क्या लिखा? क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल समान तथा विपरीत होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। माना कि आप विश्राम की अवस्था में हैं और सड़क पर चलना प्रारंभ करते हैं। द्वितीय नियम के अनुसार इसके लिए एक बल की आवश्यकता होती है जो आपके शरीर में त्वरण उत्पन्न करता है। यह कौन सा बल है? क्या यह पेशी बल है जो आप सड़क पर लगाते हैं? ठीक है, क्या यह बल हम उसी दिशा में लगाते हैं जिस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं? नहीं, हम नीचे पृथ्वी की सतह को अपने पैरों से पीछे की ओर ढकेलते हैं। सड़क भी आपके पैर पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है जिसके प्रभाव से आप क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां से देखते हैं। यह जानना आवश्यक होता है, क्या लिखा है? यह जानना आवश्यक है कि यद्यपि क्रिया और प्रतिक्रिया बल मान में हमेशा समान होते हैं, फिर भी ये बल एक समान परिणाम के त्वरण उत्पन्न नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक बल अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं पर कार्य करते हैं। बंदूक से गोली छोड़ने की अवस्था
क्या लिखा है, बंदूक से गोली छोड़ने की अवस्था में बंदूक द्वारा गोली पर आगे की ओर एक बल निरूपित होता है। गोली भी बंदूक पर एक समान परंतु विपरीत दिशा में बल लगाती है। इससे बंदूक पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होती है। चूंकि बंदूक का द्रव्यमान गोली के द्रव्यमान से क्या होता है, बहुत अधिक होता है, इसलिए बंदूक का त्वरण गोली के त्वरण से काफी कम होता है। एक नाविक द्वारा, क्या लिखा है, एक नाविक द्वारा नाव से आगे की ओर कूदने की स्थिति में भी गति के तीसरे नियम को प्रदर्शित किया जा सकता है। नाविक आगे की ओर कूदता है तो नाव पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल नाव को क्या करता है, पीछे की ओर ढकेलता है, पीछे की ओर धकेलता है। चित्र देख ले, चित्र 8.11 देखते हैं, गोली पर लगने वाला त्वरित बल तथा बंदूक का प्रतिक्षेपण। ये देखिए, ये गोली की दिशा है और गोली द्वारा पीछे की ओर बंदूक पर आरोपित प्रतिक्षेपित बल है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें दिखाया गया, नाविक के आगे की ओर कूदने की स्थिति में नाव पीछे की ओर गति करती है। अब देखते हैं कुछ क्रियाकलाप है, इसको हम पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, दो बच्चों को पहिए वाली गाड़ी पर खड़ा होने को कहें, जैसा कि चित्र 8.13 में दर्शाया गया है। उन्हें बालू से भरा थैला या कोई भारी वस्तु दे दें। अब उन्हें थैले को लपकते हुए खेलने को कहें। क्या बालू के थैले को फेंकने के कारण उसमें उसमें से प्रत्येक तात्क्षणिक बल का अनुभव करते हैं। आप गाड़ी की पहिए पर कोई सफेद रेखा खींच दें ताकि जब वे दोनों बच्चे थैलों को फेंके तो गाड़ी की गति का अवलोकन किया जा सके। ठीक है, अब दो बच्चे, क्या लिखा है, अब दो बच्चों को किसी एक गाड़ी पर खड़ा कर दे तथा एक अन्य बच्चे को दूसरी गाड़ी पर। ठीक है, आप यहाँ गति के द्वितीय नियम को देख सकते हैं, क्योंकि इस अवस्था में यह बल अलग अलग त्वरण उत्पन्न करेगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोगों ने इस अध्याय से अर्थात इस चैप्टर से हम लोगों ने क्या सीखा। तो देखते हैं, गति का प्रथम नियम वस्तु, क्या लिखा, गति का प्रथम नियम, वस्तु अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है या तब तक बना रहता है, ठीक, जब तक उस पर कोई असंतुलित बल कार्य न करे। फिर से देखते हैं, गति का प्रथम नियम क्या कहता है, वस्तु अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई असंतुलित बल कार्य न करे। ठीक है, वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की क्या है, माप है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। ठीक है, घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का विरोध करता है। गति का द्वितीय नियम क्या कहता है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती एवं बल की दिशा में होती है। बल का एसआई मात्रक क्या लिखा है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। इसे न्यूटन के नाम से भी जाना जाता है तथा प्रतीक कैपिटल एन द्वारा, इसका प्रतीक क्या होता है, कैपिटल एन द्वारा व्यक्त किया जाता है। एक न्यूटन का बल किसी 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। अब देखते हैं, वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान एवं वेग, क्या लिखा है, वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल होता है तथा इसकी दिशा वही होती है जो वस्तु के वेग की होती है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स होता है, अर्थात P बराबर क्या होता है, m इंटू वी। ठीक है, m इंटू वी। आगे देखते हैं, गति का तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये दो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। ठीक है, तो दोस्तों आज यही तक, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में।